नमस्कार। ई पाठशाला जयपुर में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं डॉक्टर अरुणा राजपूत हाजिर हूँ एक नए विषय के साथ। आज का अध्ययन बिंदु है खाद्य संग्रह से भोजन उत्पादन तक। इसके अंतर्गत हम प्राचीन इतिहास के प्रारंभिक काल पाषाण काल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। पाषाण काल के संपूर्ण अध्ययन के लिए इसे 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पूरा पाषाण काल शिकार प्रधान काल, मध्य पाषाण काल शिकार एवं भोजन संग्रहण काल, नव पाषाण काल को भोजन उत्पादित काल कहा जाता है। पाषाणकालीन आरंभिक मानव इस उपमहाद्वीप में 20 लाख वर्ष से पहले रहा करते थे। आज उन्हें हम आखेटक खाद्य संग्राहक के नाम से पुकारते हैं। भोजन का इंतजाम करने की विधि के आधार पर ही उन्हें इस नाम से पुकारा जाता है। आमतौर पर खाने के लिए जंगली जानवरों का शिकार करते थे, मछलियाँ चिड़िया पकड़ते थे और फल मूल दाने पौधे पत्तियाँ अंडे इकट्ठा किया करते थे। आखेटक खाद्य संग्राहक घुमंतु प्रकार के थे। एक जगह के आसपास के पौधे फलों व जानवरों को खाकर समाप्त हो जाने पर भोजन और शिकार की तलाश में अन्यत्र चले जाते। मौसम के अनुसार पेड़ पौधों के फल कंद प्राप्त करने हेतु एवं कभी एक स्थान के जल स्रोतों के सूख जाने पर जल की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान घूमते रहते थे। पूरा पाषाण काल या पैलियोलिथिक एज। पूरा पाषाण काल 20 लाख वर्ष पूर्व से 12,000 वर्ष पूर्व तक लगभग 1 लाख वर्ष तक चला। इस काल का मानव शिकारी व खाद्य संग्राहक था, जिसने शिकार करने के लिए पत्थर के विभिन्न प्रकार के औजार बनाना प्रारंभ किया। इस काल का सबसे प्रमुख कार्य मानव द्वारा आग का खोज करना था। आग जलाना सीखने के कारण मानव के जीवन में अनेक प्रकार के परिवर्तन आए। भारत में पूरा पाषाण काल के अवशेष तमिलनाडु राज्य के कुर्नूल क्षेत्र से, कर्नाटक के हुस्नगी, ओडिशा के कुनियाला, राजस्थान के डीडवाना के श्रृंगी तालाब के निकट, मध्य प्रदेश के भीमबेटका और छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के सिंगनपुर से प्राप्त हुए हैं। आधुनिक मध्य प्रदेश के भीमबेटका पुराई स्थल पर गुफाएं व कंदराएं प्राप्त हुई हैं। ये गुफाएं नर्मदा घाटी के पास हैं, जिनकी दीवारों पर चित्र मिले हैं। इनमें जंगली जानवरों का बड़ी कुशलता से सजीव चित्रण किया गया है। तमिलनाडु राज्य के कुर्नूल गुफा से राख के अवशेष मिले हैं। इसका मतलब आरंभिक लोग आग जलाना सीख गए थे। आग का इस्तेमाल ये लोग प्रकाश के लिए, मांस भूनने के लिए और खतरनाक जानवरों को भगाने के लिए किया करते थे। अनुमान लगाया जाता है कि इस युग के अंत होते होते जलवायु में तीव्र गति से परिवर्तन होने लगा और धीरे धीरे तापमान में वृद्धि हुई। इन परिवर्तनों के बाद के काल को मध्य पाषाण या मेसोलिथिक एज कहा जाता है। यह पूरा पाषाण व नव पाषाण के मध्य का काल था। भारत में इस युग का आरंभ लगभग 12,000 से 8,000 वर्ष पूर्व माना जाता है। इस काल में जलवायु उष्ण और शुष्क होती चली गई, जिससे मौसमी जल स्रोत सूख गए होंगे। अतः बहुत सारे जीव जंतु दक्षिण अथवा पूर्व की ओर प्रवास कर गए होंगे, जहां कम से कम मौसमी वर्षा के कारण लाभकारी और उपयुक्त वनस्पति बनी रह सकती थी। तापमान में बदलाव के कारण गर्मी बढ़ी, जिसके कारण गेहूं, जौ, चावल के पौधे उगने लगे। अतः धीरे धीरे कृषि का विकास प्रारंभ हुआ। मध्य पाषाण काल में लोग मुख्यतः पशुपालक थे। नव पाषाण काल या नियोलिथिक एज, इस काल को खाद्य उत्पादक काल भी कहा जाता है। यह पाषाण काल की तीसरी व अंतिम कड़ी है। इसकी अवधि लगभग 8,000 वर्ष पूर्व से 2,500 वर्ष पूर्व तक मानी जाती है। बसने की प्रक्रिया। नवपाषाणिक लोगों द्वारा पौधे उगाने व जानवरों की देखभाल करने को बसने की प्रक्रिया का नाम दिया गया है। इन लोगों द्वारा अपनाए जाने वाले पौधे व जानवर जंगली पौधों व जानवरों से भिन्न थे। इन्होंने खाद्यान्न हेतु मोटे व पौष्टिक अनाज एवं पालतू बनाने के लिए शाकाहारी व अहिंसक जानवरों का चयन किया। बसने की प्रक्रिया धीरे धीरे चलती रही। यह करीब 1200 वर्ष पूर्व शुरू हुई। इस युग का मनुष्य कृषि पालक व पशुपालक दोनों था। उसे पता लग गया था कि बीज से वनस्पति बनती है, अतः बीज बोकर कृषि उपजाना प्रारंभ किया और अतिरिक्त अनाज का भंडारण करना सीखा। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसलों में गेहूं व जौ आते हैं। इसी तरह सबसे पहले पालतू बनाए गए जानवरों में कुत्ते व भेड़ बकरियां आते हैं।
इस काल की विशेषताओं में प्रमुख रूप से विशेष प्रकार के पत्थर के औजारों का मिलना है, जिनकी धार को तेज करने के लिए उन पर पॉलिश चढ़ाई जाती थी। कुछ औजार हड्डियों से भी बनाए जाते थे। पत्थर से बनी ओखली व मूसल का प्रयोग अनाज तथा वनस्पतियों से प्राप्त अन्य चीज़ों को पीसने के लिए किया जाता था। आज हजारों वर्ष बाद भी ओखली मूसल का प्रयोग अनाज पीसने के लिए किया जाता है। साथ ही इस युग के कई पुरास्थलों में मिट्टी के बर्तन भी मिले हैं, जिन पर अलंकरण भी किया जाता था, जिनका प्रयोग भोजन बनाने व भोजन को सुरक्षित रखने के लिए किया जाता था। चावल, गेहूं, दलहन जैसे अनाज अब आहार का प्रमुख हिस्सा बन गए थे। इसके साथ साथ अब लोग कपड़े भी बुनने लगे थे। इसके लिए कपास जैसे आवश्यक रेशेदार पौधे उगाए जाने लगे थे। दक्षिण भारत और पूर्व भारत में अनेक स्थलों पर इस प्रकार की संस्कृति के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दक्षिण में गोदावरी नदी के तट पर, पूर्वी भारत में गंगा, सोन, गंडक और घाघरा नदी के डेल्टाओं पर इस युग के मानवों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उत्तर पश्चिम की तरफ पाकिस्तान में मेहरगढ़, कश्मीर में बुरज़होम और गुफकराल, उत्तर प्रदेश में कोल्डी हवा और महागढ़, बिहार में चिरांद, आंध्र प्रदेश में हल्लूर और पेट्टमपल्ली तथा आसाम राज्य के दाओजली, हैंडिंग जैसे क्षेत्रों में गेहूं, जौ, चावल, ज्वार, चने जैसी फसलों के प्रमाण मिले हैं। इस युग में मनुष्य कृषि करने के साथ साथ स्थायी निवास से बस्तियों में रहने भी लगा था। कश्मीर राज्य के बुरज़होम क्षेत्र से ऐसे साक्ष्य प्राप्त हुए हैं जहां मनुष्य गड्ढे में घर बनाकर रहने लगे थे। ऐसे घरों को गर्तवास का नाम दिया गया है, जिनमें लोग सीढ़ियों द्वारा उतरते और चढ़ते थे। मेहरगढ़ पाकिस्तान से भी चौकोर और आयताकार घरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। प्रत्येक घर में 4 या उससे ज्यादा कमरे हैं, जिनमें से कुछ संभवतः भंडारण के काम आते होंगे। मेहरगढ़ ईरान जाने वाले सबसे महत्वपूर्ण रास्ते बोलन दर्रे के पास हरा भरा समतल स्थान है। मेहरगढ़ संभवतः वह स्थान है जहां के स्त्री पुरुषों ने इस इलाके में सबसे पहले जौ, गेहूं उगाना और भेड़ बकरियां पालना सीखा था। यहाँ विभिन्न प्रकार के जानवरों की हड्डियां मिली हैं। इनमें हिरण तथा सूअर जैसे जंगली जानवरों तथा भेड़ बकरियों की हड्डियां भी प्रमुख हैं। लोगों की आस्था है कि मृत्यु के बाद भी जीवन होता है, इसीलिए कब्रों में मृतक के साथ कुछ सामान भी रखने की प्रथा थी। मेहरगढ़ में ऐसी कई कब्रें मिली हैं। एक कब्र में एक मृतक के साथ एक बकरी को दफनाया गया था। संभवतः इसे परलोक में मृतक के खाने के लिए रखा गया होगा। इस प्रकार पाषाणकालीन मानव शिकारी और खाद्य संग्राहक से कृषि उत्पादक के रूप में विकसित हुआ। आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नए वीडियो में एक अलग विषय के साथ। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आपको अध्ययन सामग्री कैसी लगी, इसके लिए कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट अवश्य करें।